हेलो एवरीवन। आगे का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल। बोहर मॉडल डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि बोहर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। बोहर मॉडल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो प्रीवियस मॉडल थे उनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको रिमूव करने के लिए हम बोहर मॉडल का यूज करते हैं। और पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रीवियस मॉडल्स थे वो क्या थे, उसके बाद हम देखेंगे बोहर्स मॉडल का। तो सबसे पहला मॉडल आता है जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बताया था कि एटम में चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ इस तरीके से इन्होंने एटम की विजुअलाइजेशन करवाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है कंटिन्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों की इक्वल है। इतना ही पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने बताया था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होती है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के। अब इन्होंने आगे क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो एटम का साइज है वो है नियरली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के, यानी कि नियरली इक्वल टू है ये 1 एंगस्ट्रॉम की। इन्होंने ये बताया था। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसमें ड्रॉबैक्स क्या थे कि जो रदरफोर्ड ने आगे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं। तो वो इस चीज को, ये जे थॉमसन मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एंगल पे क्यों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्कैटर हो रही हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। सेकेंड, ये हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम आता है, लाइन स्पेक्ट्रम, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये भी एक इसका सेकेंड ड्रॉबैक था। अब इसके आगे इन्हीं ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। अब देख लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था और रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने के लिए आया था बोहर्स मॉडल। तो सबसे पहले हम पूरा डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और उसके बाद हम देखेंगे बोहर्स मॉडल का। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी एक एटम पे और वहां से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर हो रहे थे, इसलिए इसको कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, एक थिन शीट ली, गोल्ड फॉइल, और यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया, सपोज रेडियम लिया, जहां से अल्फा पार्टिकल्स इजेक्ट हो रहे थे, और उसको एक कैविटी में रखा। यहाँ पे उन्होंने ये एक बॉक्स क्यों रखा? क्योंकि हमें एक थिन रेडिएशन हमें अल्फा पार्टिकल्स की इस पे डालनी है। तो ये बाकी जितने भी ये सभी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स वो रेडिएट करेगा और इन्हीं को, ये बाकी जितने भी डायरेक्शंस हो गए इनको ये एब्जॉर्ब, ये जो बॉक्स है ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एक थिन रेडिएशन, थिन बीम यहाँ से निकलेगी। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहां से एक बीम आएगी। अब ये जो गोल्ड फॉइल है इसके एटम्स क्या करेंगे? इसको स्कैटर कर देंगे, क्योंकि एटम्स में क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस इनको रिपेल करेगा और स्कैटरिंग परफॉर्म होगी यहाँ पे। इस तरीके से ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये स्कैटर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम एक स्क्रीन लगाते हैं जहां से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं एक टेलीस्कोप के थ्रू। उसको हम मूव, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करवा कर हमें देख रहे हैं। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे। अब इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है? उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएंगे। और कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट, स्कैटर्ड या फिर डेविएट बाय स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल्स से डेविएट हो जाएंगी। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, ग्रेटर देन, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री से स्कैटर हो जाएंगे, मतलब इस साइड में आ जाएंगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री, इससे एंगल से ज्यादा स्कैटर हो जाएंगे, वापस इंसिडेंट डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाएंगे। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, मतलब 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होंगे। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे।
अब इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन यही आता है कंक्लूजन में क्या आया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कोई डेविएशन नहीं हो रहा, उनमें स्कैटर हो ही नहीं रहे, वो सीधे निकले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। बहुत सारा स्पेस जो है एटम में एम्प्टी है। अब उसके बाद कुछ एक पार्टिकल्स क्या थे, सम ऑफ द पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे बाय स्मॉल एंगल्स। इट मीन्स क्या है कि कोई किसी जगह पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब डेविएट कब होंगे अल्फा पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स तो उनको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वही उनको रिपेल करेगा, इसी वजह से वो डेविएट होंगे। तो जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव चार्ज है। और वो पॉजिटिव चार्ज अब जब ये एक कोई पर्टिकुलर एक रेडिएशन होगी जो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है और वो सारा मास लिए बैठा है। यहाँ से हमारे पास 3 रिजल्ट्स आते हैं कि पहला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, सेकेंड कि कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, और थर्ड कि जो पॉजिटिव चार्ज है वही सारा मास लिए बैठा, वो हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से एटम के पहले हम विजुअलाइजेशन जे थॉमसन मॉडल से हम इस तरीके से उसको विजुअलाइज कर रहे थे कि इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से हैं उसमें। लेकिन अब जब रदरफोर्ड मॉडल आया तब एटम की विजुअलाइजेशन हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अब जब हम इसको विजुअलाइज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि सेंटर पे हाईली कंसंट्रेटेड मास है, सारा का सारा मास क्या है? ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से अब हम इसका एटम की विजुअलाइजेशन करेंगे। अभी इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। इन्होंने साइज क्या बताया था? इन्होंने भी साइज वही बताया था एटम का, नियरली 10⁻⁻10 मीटर के लिए 10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज है, इसको नाम दिया गया जहां पे हाईली कंसंट्रेटेड चार्ज है, सारा का सारा मास जहां पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का साइज उन्होंने बताया 10⁻⁻14 मीटर के नियरली इक्वल टू दैट। अब यहां से भी इनके कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं जिनको रिमूव करने के लिए बोहर मॉडल आया। अब इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? इसका पहला ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या रिवॉल्व कर रहा है, किसी न किसी वेलोसिटी से जब ये मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस कम होती चली जाएगी, और एट लास्ट ये क्या करेगा? इसी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इट मीन्स एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम अनस्टेबल होगा। लेकिन एटम होता क्या है? एक्चुअली में स्टेबल होता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनकी रेडियस एक कांस्टेंट रहती है, एक फिक्स रेडियस में वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया था बोहर्स मॉडल। और सेकंड थिंग, इनके अकॉर्डिंग क्या था? रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो लाइन स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम आते हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आते हैं। हम जानते भी हैं कि लाइमन, बाल्मर, पास्चर ऐसे सीरीज आती हैं जो रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होती, और इन्हीं सबको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया नील्स बोहर मॉडल का। अब उन्होंने इन्हीं दोनों ड्रॉबैक्स को रिमूव किया जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।